बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कंपैरिजन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा, वर्टिब्रेट्स 5 क्लासेस में हैं, फिशेस हैं, अफीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिशेस से और हम एंड करेंगे बर्ड्स और मैमल पे। अगर हम फिशेस में ब्लड सर्कुलेशन देखें तो सबसे पहले फिशेस के अंदर जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड है। 2 चैम्बर्ड हार्ट में मतलब क्या कि इसमें जो हार्ट होगा उसके 2 ही चैम्बर्स होंगे, एक को हम एट्रियम कहेंगे और दूसरे को हम कहेंगे वेंट्रिकल। और अगर हम यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि फिशेस में मोस्टली गिल्स होती हैं, गिल्स के जरिए यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही है, इसलिए जब ब्लड गिल्स की तरफ आता है तो उसे हम कहते हैं गिल सर्कुलेशन। और ये है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब जब ब्लड पूरी बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम इसके सर्कुलेशन के मैकेनिज्म की बात करें तो पूरी बॉडी से जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो मैंने ब्लू में बनाया है, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट वेन्स के जरिए इकट्ठा किया जाता है और वो ब्लड सबसे पहले आता है साइनस विनोसस में। तो ये वाला जो साइनस विनोसस है ये हार्ट में स्टार्ट पे एक पॉकेट होती है, तो इस पॉकेट में आता है। तो इस पॉकेट से ये ब्लड एट्रियम में और फिर ब्लड वेंट्रिकल में और फिर ब्लड यहाँ पे एक और पॉकेट है हार्ट में, कोनस आर्टरियोसिस जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ से ब्लड होता हुआ वेंट्रल ऑर्टा के जरिए गिल्स में चला जाएगा। अब जैसे ही गिल्स में ब्लड आ गया, गिल्स में क्या होगी, गैस एक्सचेंज होगी। तो गैस एक्सचेंज के बाद हमारा ये वाला जो ब्लड होता है ये रेड कलर का आ जाता है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डोर्सल ऑर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है फिशेस के अंदर। अब यहाँ पे देखें फिशेस में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसलिए इसको हम इसके हार्ट को हम कहते हैं सिंगल सर्किट हार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं अफीबियंस में। अफीबियंस में जब हम हार्ट की बात करते हैं तो अफीबियंस का हार्ट 3 चैम्बर हो गया, इसे हम एवोल्यूशन भी कहते हैं। ये एवोल्यूशन भी हुआ है कि सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। अफीबियंस में आपको 3 चैम्बर हार्ट नज़र आ रहा है। अब 3 चैम्बर कैसे, इसमें जो हार्ट है ऊपर वाला जो एट्रियम था वो देखें 2 में डिवाइड हो गया है। तो एक को हम राइट एट्रियम कह रहे हैं, दूसरे को हम लेफ्ट एट्रियम कह रहे हैं, लेकिन वेंट्रिकल डिवाइड हुआ, वेंट्रिकल एक ही है, इसलिए यहाँ पे हार्ट के 3 चैम्बर हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा अफीबियंस में अब मोस्टली जो अडल्ट अफीबियंस हैं उनके अंदर आपको गिल्स नज़र नहीं आते, लंग्स नज़र आते हैं। तो जब ब्लड लंग्स तरफ आता है तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अब लंग्स के लिए हम पल्मोनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और ये बॉडी है इसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें उसी तरह बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट वेन्स के ज़रिए ये हार्ट में आता है सबसे पहले। तो ये हार्ट की राइट साइड पे आएगा, मतलब ये राइट एट्रियम से होता हुआ वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो ये वेंट्रिकल से फिर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये ब्लड जाता है लंग्स को। तो लंग्स में गैस एक्सचेंज होगी, गैस एक्सचेंज होने के बाद हमारा ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए हार्ट की लेफ्ट साइड पे आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ये ऑर्टा के जरिए पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अफीबियंस में एक बात आपने और नोट करनी है, अफीबियंस में जो गैस एक्सचेंज है ना वो सिर्फ लंग्स के जरिए नहीं होती। तो यहाँ पे 3 साइट्स हैं अफीबियंस में जिसके जरिए गैस एक्सचेंज होती है। एक तो लंग्स हैं, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक तो होती है लंग्स के जरिए, सेकेंड हमारे पास यहाँ पे होती है स्किन के जरिए, और थर्ड यहाँ पे होती है हमारी ये बक्कल कैविटी के ज़रिए होती है। तो ये 3 साइट्स हैं जिसके ज़रिए गैस एक्सचेंज होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि बॉडी से जो सारा ब्लड हार्ट में जो हार्ट की जो राइट साइड पे आ रहा है ये सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, इसमें कुछ मिकदार ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी है, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे वेंट्रिकल एक ही है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दोनों ब्लड मिक्सअप हो रहे हैं, 100% यहाँ मिक्सिंग हो रही है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों यहाँ पे मिक्सअप हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन रेप्टाइल्स। अच्छा, जब हम रेप्टाइल्स पे आते हैं तो रेप्टाइल मैंने लिखा है
3 and 4 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब यहाँ पे हार्ट के 3 चैम्बर भी हैं, 4 चैम्बर भी हैं। अब ये भी कन्फ्यूजन वाली बात है। रेप्टाइल्स हमारे पास जो हैं इनमें एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स के अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होगा, बाकी तमाम रेप्टाइल्स के अंदर जो हार्ट होगा वो 3 चैम्बर होगा। अब यहाँ पे भी एक चीज़ है, यहाँ पे देखें एट्रियम तो पहले ही डिवाइड हो चुका है, वहाँ पे भी हमने देखा कि ये राइट एट्रियम बन गया, ये लेफ्ट एट्रियम बन गया, लेकिन नीचे वाला जो वेंट्रिकल है ये डिवाइड तो हुआ है लेकिन ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, ये पार्शली डिवाइड हुआ है। ये ऐसा ही है जैसा एक रूम है, अगर हमने एक रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, हम दरमियान में दीवार कर देते हैं तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने दीवार नहीं की, यहाँ पे दीवार नहीं हुई, यहाँ पे दीवार हो चुकी है, तो यहाँ पे आप समझ लें यहाँ पर्दा लग गया, ठीक हो गया, दीवार नहीं बल्कि पर्दा लग गया, इसलिए हम कहते हैं ये वेंट्रिकल पार्शली डिवाइड हो गए। तो इसलिए वेंट्रिकल पार्शली डिवाइड ही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, 3 चैम्बर हार्ट ही कहेंगे, लेकिन क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर होगा। यहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन का सेम मैकेनिज्म है, पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको नजर आ रही है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन नजर आ रही है। यहाँ से ब्लड इकट्ठा किया जाएगा हार्ट की राइट साइड पे, ये राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाएगा, लंग्स में गैस एक्सचेंज होगी, इसके जरिए पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट की लेफ्ट साइड पे, और यहाँ से ओटा के जरिए पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का और एडिशन है, यहाँ पे आपको ये एक एडिंग, ये एडिशनल यहाँ ब्लड वेसल नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं राइट ओटा, ठीक हो गया, या इसे हम राइट आर्च कह सकते हैं ऑफ ओटा। अब ये वाली जो राइट आर्च है ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब ये रेप्टाइल्स पानी के नीचे जाते हैं, या हमारे पास कुछ टर्टल्स होते हैं कछुए, मतलब जब वो अपने वो आप कह सकते हैं शेल के अंदर चले जाते हैं तो तब, और जब ये मगरमच्छ होते हैं क्रोकोडाइल, जब ये पानी के नीचे जाते हैं तो पानी में ये सांस नहीं लेते। अब जब ये पानी में सांस नहीं लेते तो फिर इनको जो ब्लड है वो लंग्स में भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर जो लंग्स हैं वो बेकार हो जाती हैं, वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। इसलिए ब्लड जो लंग्स तरफ जा रहा है उसको एनर्जी चाहिए, तो इस एनर्जी को बचाने के लिए आप ये रेप्टाइल्स क्या करती हैं, इनके अंदर ये एडिशनल एक ब्लड वेसल है जिसे हम कहते हैं राइट आर्च। तो इसके जरिए क्या होता है कि जो ही ब्लड ये देखें बॉडी से हार्ट की राइट साइड पे आ रहा है, मतलब राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो यहाँ से राइट आर्च के जरिए वो डायरेक्ट ओटा में चला जाएगा, ओटा से वो डायरेक्ट बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब देखें यहाँ से इसके जरिए अब जो वाला जो ब्लड है वो लंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है इसको, इसलिए एनर्जी भी जो है वो कंजर्व होती रहेगी। लास्ट पे हमारे पास है ब्लड सर्कुलेशन बर्ड्स एंड मैमल, दोनों में सेम मैकेनिज्म है, और इन दोनों के अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर बन चुका है, 4 चैम्बर हार्ट है। ये देखें एट्रियम भी 2 में डिवाइड हो चुके हैं और वेंट्रिकल भी 2 में डिवाइड हो चुके हैं। और यहाँ पे भी मैकेनिज्म की बात करें, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के जरिए हार्ट के राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड हार्ट के ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ओटा के जरिए पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने और नोट करनी है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे दोनों ब्लड टोटली सेपरेट है एक दूसरे से, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी यहाँ पे मिक्सअप नहीं होंगे। हमारे पास एक ये टॉपिक रह गया ब्लड सर्कुलेशन इन फिटस। अच्छा ये भी मैमल में ही है, मैमल में हमने इससे पहले ब्लड सर्कुलेशन का मैकेनिज़्म पढ़ा कि मैं एक जो अडल्ट मैमल है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है वो सारा आपको समझ लग गया। लेकिन जब हम फिटस की बात करते हैं तो आपको पता है मदर की बॉडी में जो न्यू बॉर्न बन रहा है, जो बेबी बन रहा है, उसे हम फिटस कहते हैं। तो अब ये वाला जो फिटस है इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अब देखें जब वो एक फिटस है माँ के पेट में अभी तक वो, तो उसमें लंग्स मौजूद हैं फिटस में, लेकिन ये लंग्स नॉन फंक्शनल है, ये काम नहीं कर रहे। लंग्स तभी काम करेंगे जब ये पैदाइश हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अगर इसके लंग्स काम नहीं कर रहे तो फिर यहाँ पे फिटस का जो ब्लड है वो एक्सचेंज कैसे हो रहा है, उसकी ऑक्सीजनेशन कैसे हो रही है, तो वो यहाँ पे हम बात करते हैं। फिटस की जो डेवलपमेंट होती है वो होती है प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है मदर और फिटस के दरमियान।
अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आपको ये ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, मैटरनल आर्टरी है, ये मैटरनल वेन है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास फीटस ब्लड वेसल है, ये हमारे पास फीटल की ब्लड वेसल है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये देखें गैस एक्सचेंज हो रही है, मतलब जो ऑक्सीजनेशन हो रही है, गैस एक्सचेंज हो रही थी, वो यहाँ पे हो रही है मदर और फीटस के ब्लड के दरमियान, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से ये वाला जो ब्लड है ये देखें वेना केवा के ज़रिए हार्ट में जा रहा है, ठीक हो गया। उसी तरह हार्ट से आगे ये देखें, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, इसके ज़रिए ब्लड ये लंग्स में जाना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं। एक ये पल्मोनरी आर्टरी में ये आपके पास एक ब्लड वेसल है जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक होल नज़र आ रहा है, इस होल को हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। अब यहाँ पे देखें, फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टरियोसिस ये दोनों फीटस में काम करते हैं, लेकिन जैसे ही पैदाइश हो जाएगी उसके बाद फोरामेन ओवेल भी बंद और ये वाला जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये भी क्लोज हो जाती है। अब इन दोनों का काम क्या है, अब देखें यहाँ से जो ब्लड हार्ट की राइट साइड पे आया है, ठीक हो गया, सारा ऑक्सीजनेटिव ब्लड है। अब यहाँ पे देखिएगा, राइट साइड से ये वाला जो ब्लड है ये फोरामेन ओवेल के ज़रिए कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट साइड में चला जाएगा, ठीक हो गया। तो जैसे ही ब्लड लेफ़्ट साइड में आएगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखें ये वाला जो ब्लड है ये ओटा के ज़रिए, क्योंकि लेफ़्ट साइड की ओटा निकल रही है, ओटा के ज़रिए ये वाला जो ब्लड है ये पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस तरह देखें पूरी बॉडी के हर पार्ट तक ये चला जाएगा। एक तो ये चीज़ आ गई, फोरामेन ओवेल क्या करेगा, ब्लड को राइट साइड से डायरेक्ट लेफ़्ट साइड में ले आएगा। लेकिन जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो फोरामेन ओवेल है ये बंद हो जाता है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक हो गया। अच्छा एक और बात, आप देखें पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट साइड से गुजर रही है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में लेके जाती है और फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए वही ब्लड लंग्स से हार्ट में वापस आता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फीटस में हमने पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जो ब्लड जा रहा है, ठीक हो गया, उसको हमने लंग्स में नहीं भेजना, क्योंकि लंग्स में भेजने का काम ही नहीं है, क्योंकि लंग्स नॉन फंक्शनल है, यहाँ पे तो ऑक्सीजनेशन होनी ही नहीं है। तो अब क्या हुआ है, आप पल्मोनरी आर्टरी में ये देखें, यहाँ पे ये एक नई ब्लड वेसल आपको नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, मतलब ये एक पॉकेट है। इसके जरिए क्या होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है वो डक्टस आर्टरियोसिस के जरिए कहाँ चला जाएगा, ओटा में। अब देखें डक्टस आर्टरियोसिस के जरिए जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा था उसको हमने लंग्स में भेजने के बजाय कहाँ भेज दिया है, ओटा में डायरेक्ट भेज दिया। तो इस तरह ओटा के जरिए वही ब्लड क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो जैसी पैदाइश होगी तो पैदाइश के बाद ये फोरामेन ओवेल और ये डक्टस आर्टरियोसिस दोनों क्लोज हो जाएंगे। और बाज़ आपको पता है बाज़ केसेस में अगर ये दोनों क्लोज नहीं होते तो फिर वो हम कहते हैं ब्लू बेबीज़ पैदा होते हैं, उन्हें हम ब्लू बेबीज़ कहते हैं, क्योंकि दोनों ब्लड मिक्सअप होते रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।